कांग्रेस को मध्य प्रदेश की लाडली बहनों ने जो चोट दिया था उसके घाव भरे भी नहीं थे और महाराष्ट्र में एक और नई चोट कांग्रेस को मिल गई। साथियों, आज महाराष्ट्र चुनाव में एनडीए गठबंधन को इतनी बड़ी जीत मिली है, काम के नाम पर नहीं मिली है, सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए की रेवड़ी के नाम पर मिली है। ठीक है, कुछ विधायक जिन्होंने पहले शायद अच्छा काम किया होगा उनकी जीत तो बनती है, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे विधायक हैं जिन्होंने बहती गंगा में हाथ धो लिया। धन्य है लाडली बहना, आप तो धन्य है। मैं तो कहता हूं कि बीजेपी के जो विधायक बने हैं, जिनको उम्मीद नहीं थी बनने की, उनको तो भाई साहब अगरबत्ती लगा करके सुबह शाम पूजा करनी चाहिए लाडली बहना के नाम से। बात तो सही है। साथियों नमस्कार, मैं हूं देव पवार और आप देख रहे हैं इस वक्त देव की पाठशाला। साथियों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बीजेपी की नैया को पार लगाने के लिए मध्य प्रदेश में, उनको मालूम था कि भाई एंटी इनकम्बेंसी यहां पे फैल चुकी है, जीतना बहुत मुश्किल है, इसके लिए उन्होंने चुना लाडली बहना योजना को और वाकई में वरदान साबित भी हुई। जो कांग्रेस अपनी जीत के पोस्टर लगा चुकी थी, रिजल्ट आने के बाद उन्हीं के कार्यकर्ताओं को मजदूर लगाकर मजबूरी में उन्हें उतरवाना पड़ा। इसके पीछे भी अगर किसी का हाथ है तो वो है हमारी लाडली बहनों का। भाई साहब, कांग्रेस से कुछ कार्यकर्ताओं की तो स्थिति ये बन चुकी थी कि पति बैठा है कांग्रेस के लिए बूथ पर, अपने बूथ में कांग्रेस को जितवाने के लिए, लेकिन उन्हीं में से कुछ कार्यकर्ताओं की पत्नियां उसी बूथ में जाकर बीजेपी को वोट डाल के आ गई। अब सोच सकते हैं आप, मतलब कितना बड़ा है यहाँ पे, मतलब समझ रहे हैं आप लोग, लाडली बहनाओं ने ये तक किया है और आपको बहुत जगह पर ये सुनने भी मिला होगा। अब बताइए ऐसे में कैसा होगा भाई कांग्रेस का। अब यहां पर ये बात बिल्कुल ही बदल चुकी है कि तुम तो डूबोगे सनम, लेकिन तुम्हारे साथ हम नहीं डूबेंगे, क्योंकि हम जो है लाडली बहना के पूरे 1250 रुपए लेंगे, यानी बीजेपी को वोट देंगे। तो चलिए दोस्तों, ये तो रही लाडली बहना योजना की बात, लेकिन दोस्तों इससे एक नुकसान भी बहुत बड़ा हो रहा है, जो कि समाज में सुनाई भी दे रहा है। अब घर में इसकी वजह से विवाद भी उत्पन्न हो चुके हैं। अगर मान लीजिए 10 तारीख को पैसा आता है पत्नी के खाते में, तो 11 तारीख को पति कहता है कि 500 रुपये मुझे भी चाहिए, और खास तौर पे उस घर में जहां पर अगर पति ऐसा है, समझ लो मामला फंस गया है। साथियों, इस योजना से कितना फायदा हुआ ये तो मैं नहीं जानता, और ये मैं यकीन के साथ में कह सकता हूं कि ऐसी योजनाएं कभी जनता के लिए फायदेमंद भी नहीं हो सकती, और ये आप भी जानते हैं। जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो ऐसी योजनाओं के बिल्कुल भी खिलाफ होता है, जैसे कि मैं हूं। और अगर इस योजना से किसी का फायदा हुआ है तो वो है राजनीतिक पार्टी यानी कि बीजेपी का। लेकिन दोस्तों, अगर इसमें किसी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है तो वो है हमारे यहाँ का मध्यम वर्गीय परिवार, जो किसान, छोटा सा किसान है, जिसको ना तो लाडली बहना का पैसा मिल रहा है और ना तो उसको घर पे या फिर खेत में काम करने के लिए मजदूर मिल रहा है। भाई साहब, आगे की दास्तां अगर आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आज हमारे देश में फ्री की रेवड़ी इतनी बांटी जा रही है, इतनी बांटी जा रही है कि कोई भी मजदूर खेत में काम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर किसान मजदूर को ढूंढने के लिए जाता है, उसको मजदूर नहीं मिलता है। इसीलिए आज किसान खेती भी सही ढंग से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जब जब हमारे देश में रेवड़ी बटेगी तो हमारे देश की हालत ऐसी ही होगी। 1250 रुपए लाडली बहना को मिल रहा है। अगर मान लीजिए घर में एक बहू है और एक सास है, यानी कि 2500 रुपए उसके घर में शुद्ध आ रहे हैं, बिना किसी मेहनत के। घर में बैठे बैठे अगर वो टीवी का रिमोट अपने हाथ में रख लेगी, रसोई भी रहेगी, तो उसके खाते में 1250 रुपए आ जाएंगे, यानी कि सास और बहू के मिला के 2500 रुपए हो गए। और फिर उसको जो हमारी सरकार है फ्री में राशन भी देती है, और राशन भी उसको इतना मिल जाता है कि वो महीने भर भी खाएंगे तो खत्म नहीं होगा। और कुछ घर में तो स्थिति ये है भाई साहब कि वो उसी राशन को खाने के बाद बचा लेते हैं, उसको शाम को वो फिर बेच भी देते हैं। ऐसा बहुत जगह पर होता है, और प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा कहां कहां पर लोग फ्री का राशन लेकर के और उसको शाम को बेच भी देते हैं। कुछ जगह पर तो स्थिति यह है फ्री के राशन की कि लोग उसे खाना पसंद नहीं करते हैं तो उसको बेच देते हैं। कुछ जगह पर स्थिति इसकी ऐसी है कि जो पति है उसको अगर वो राशन मिल रहा है, उसको रास्ते पर ही बेच देता है और शाम का जुगाड़ भी कर लेता है। शाम का जुगाड़ कुछ लोग भली भांति समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते, तो आपको सर्च करना पड़ेगा गूगल में जाके कि शाम का जुगाड़ आखिर होता क्या है उसका। और ये सब मजाक की बातें हैं, लेकिन बता दूं मैं आपको, ये पता करना बहुत जरूरी है। अब मैं बात करता हूं कि जो हमारे मजदूर साथी हैं, जो हमारे गरीब साथी हैं, उनका जो मकान है सरकार ने पक्का बनवा दी है। अब सोचिए उसके पास में महीने का 2500 रुपए आ रहा है, उसके बाद फ्री का राशन भी आ रहा है, उसका घर भी पक्का हो चुका है। अब बताइए उसको चाहिए क्या? 2 वक्त की उसके पास रोटी भी है,
शाम का जुगाड़ भी है, अगर कहीं वो जा रहा है उसका भी उसके पास में पैसा है, थोड़ी बहुत अगर मजदूरी उसने कर लिया, मान लो 2-4 दिन उसका मन लग गया, चलो भाई यार 4 दिन काम कर लेते हैं, मन बहल जाएगा, तो ठीक है, थोड़ा उसका जुगाड़ भी हो गया गाड़ी के पेट्रोल का। लेकिन अब जिस खेत में मतलब जिसका खेत है, जो मालिक है, जो किसान है, उसके यहां पर जो पहले मजदूर काम करता था उसका घर अब पक्का हो चुका है, कवेलू का नहीं है। लेकिन जो खेत मालिक है, जो किसान है, उसका घर आज भी कवेलू का है। भाई साहब, मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, जो किसान मेरी बात को सुन रहे होंगे, जो किसान को समझते हैं, जिन्होंने गांव देखा है, आज वहां पर स्थिति यह है कि किसान अपने खेत में तुअर लगाता है और अपने मजदूर को बोलता है कि तुम्हारे लेंटर के ऊपर उस टूवल को सूखने के लिए डाल दूं क्या? सवाल सोचिए अब आप, बहुत बड़ी बात है ये। मतलब किसान लगाता है टूवल, उसका घर है कवेलू का, वो मजदूर जो उसके यहाँ पे काम करता है उससे पूछता है कि तेरे लेंटर के ऊपर मेरी टूवल सुखा लूं क्या? आज उसके यहाँ जो गेहूं निकलता है उससे पूछता है कि जो मुझे गेहूं पिसवाना है मैं उसको तेरे लेंटर के ऊपर सुखा लूं क्या? ये स्थिति हो चुकी है हमारे किसान की, और ये स्थिति सरकार को नहीं मालूम। सरकार को मालूम है लेकिन उसके ऊपर वो काम करना नहीं चाहती। साथियों, क्या दिन आ चुके हैं हमारे किसान भाइयों के। मैं ये नहीं कहता कि गरीबों को सुविधाएं मत दो, बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि किसान को इतना सशक्त बना दीजिए, इतना मजबूत बना दीजिए आर्थिक तौर पर कि वो अपने कामों को भली भांति कर सके। उसको अपने बेटे की शादी करना हो सोचना ना पड़े, उसको अपने बेटे की शादी करना हो सोचना ना पड़े। किसान तो बहुत भोला भाला होता है साहब, अगर उसको केसीसी का भी कर्जा अगर वो लेता है, उसके एक एक पाई को चुकाता है वो, क्योंकि वो चाहता है कि मेरे घर पर कोई भी ऐसा व्यक्ति ना आए या कोई बैंक का व्यक्ति ना आए जो मुझे बोले कि तुम्हारे पैसे बाकी हैं। क्योंकि हमारे देश में हमारी सरकार जो है बड़े बड़े बिजनेसमैनों के कर्जे माफ कर रही है, लेकिन जो किसान कभी धोखे से किसी आर्थिक स्थिति की वजह से अगर पैसा जमा नहीं कर पाता है, उसके साथ में स्थिति क्या है आप सभी जानते हैं। आज हमारे देश का किसान खुदकुशी कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। आप लोग रेवड़ियां बांटना छोड़ दीजिए, अभी आपको मैं आंकड़े बताऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे। चलिए अब हम लोग क्या काम करते हैं, आंकड़े पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं आपको, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हमारे किसान साथियों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। आज हमारे का किसान सिर्फ और सिर्फ एक फसल के ऊपर निर्भर है। जैसे मैं बात कर रहा था अभी, मेरा एक वीडियो भी आपने देखा होगा, हमारे यहाँ किसान जहां पर अगर धान उग रहा है सिर्फ धान ही उग रहा है, वो गेहूं नहीं उगा पाता है। उसके लिए आज अगर आप बांध बनाते, 2 फसलों की सुविधा करते, वो एक फसल को खर्च में जोड़ता, दूसरी को अपनी कमाई के तौर पर लेता, तो हमारे यहाँ किसान आज खुशहाल होता। आज मध्य प्रदेश में लाडली बहना के कारण सरकार को भारी कर्ज चुकाना पड़ रहा है। इतना कर्जा हो चुका है कि सर से लेके पांव तक जो हम कहते हैं, वाकई में मध्य प्रदेश की सरकार डूबी हुई है। साथियों, प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ आंकड़े मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन आंकड़ों की पुष्टि मैं भी नहीं करता, लेकिन जो मुझे मालूम हुआ है, मैं चाहता हूं कि अगर ये आंकड़े सही हैं तो हमारे देश के लिए, खासतौर पे हमारे मध्य प्रदेश के लिए ये बहुत ही दुखदाई है। आप हैरान रह जाएंगे। प्राप्त जानकारी के हिसाब से मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का लगभग लाभ जो मिल रहा है वो 1 करोड़ 29 लाख महिलाओं को मिल रहा है। 1 करोड़ 29 लाख, याद रखिएगा आप लोग। एक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार पर 2018 में और 19 में 194 करोड़ का कर्जा था। साल 2020 में यही आंकड़ा बढ़कर 2,31,000 करोड़ रुपए हो गया। साल 2021 में यही आंकड़ा बढ़कर 2,89,000 करोड़ रुपए हो गया, और यही आंकड़ा जो है 2022 में 3,03,000 करोड़ रुपए हो गया, और 2023 में 3,23,000 करोड़ रुपए हो गया। वर्तमान में ये आंकड़ा आपको बताता हूं मैं, जो आप सुन के हैरान रह जाएंगे, परेशान भी हो सकते हैं आप लोग। वर्तमान में हमारी सरकार के ऊपर 3,85,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। ये जो आपने आंकड़ा देखा है, ये 5 साल में लगभग 2 गुना हो चुका है। 2 गुना क्या होता है? अगर हम कर्ज की बात करें, 2 गुना कर्ज बहुत बड़ी बात है हमारी सरकार के ऊपर पे। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई साहब, अगर कुर्सी को बचानी है तो रेवड़ी बांटनी पड़ेगी। मैं कहता हूं, इस रेवड़ी की क्या जरूरत है आपको? अगर आपके विधायक, आपके सांसद अच्छा काम करते, अगर आप अच्छा काम करते, तो जनता आपको अपने आप चुनती। ये रेवड़ी बांटने की कोई जरूरत आपको नहीं थी। लेकिन साथियों, आप इसके ऊपर विचार जरूर करिएगा, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है। लाडली बहना को 1250 रुपए महीना मिलता है।
कभी कभी जो है मामा जी जो हमारे हैं वो कभी कभी अपनी लाडली बहना को या तो रक्षाबंधन पे या तो फिर दिवाली में 250 रुपए का एक गिफ्ट वाउचर भी देते हैं, मतलब कि 250 रुपए उनके खाते में डालते हैं। तो लगभग 1,29,00,000 महिलाओं को ये रेवड़ी बांटने के चक्कर में मध्य प्रदेश सरकार को लगभग 1574 करोड़ रुपए का बोझ उठाना पड़ रहा है। अब एक मजे की बात सुनो, आपका दिमाग हिल जाएगा, संभल कर रहिएगा, आपको चक्कर भी आ सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का कुल बजट 2024-25 का है 8,335 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का 4,500 करोड़ रुपए, दोनों मिलाकर होता है 12,835 करोड़ रुपए। और अब लाडली बहना के बजट की बात करते हैं जो कि पूरे साल का है। मजा आएगा आपको सुनने के बाद में और आपका दिमाग भी हिल जाएगा। जो कि पूरे साल का बजट, मतलब एक महीने का जो बजट है हमारी लाडली बहनाओं का, वो है 1574 करोड़ रुपए। कितना? 1574 करोड़ रुपए पर मंथ जा रहा है। 1,29,00,000 महिलाओं को एक महीने का खर्चा कितना है? 1574 करोड़ रुपए। अगर हम उसको करते हैं 12 से, आप गुणा कर दीजिए, उसका मतलब एक साल का। हम इसको जैसे ही गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 18,888 करोड़ रुपए। बोलो दिया बुझे लालटेन महाराज की जय। क्योंकि सोच सकते हैं आप लोग 18,888, मतलब 4 अट्ठे लग गए साथ में। अब सोच सकते हैं आप लोग 18,888 करोड़ रुपए एक साल में लाडली बहनाओं के लिए हमारे मध्य प्रदेश की सरकार खर्च कर रही है। स्वास्थ्य के लिए कर रही है 12,835 और मुफ्त की रेवड़ी बांटने के लिए सरकार कर रही है 18,888, मतलब लगभग 6,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है भाई साहब। चिंता का विषय है, हंसने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि जो बात मैं आपसे कर रहा हूं आपके जो बच्चे हैं, उनके जो आने वाला भविष्य है, उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डालने वाली है। साथियों, आज गरीब का इलाज किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में या तो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हो जाता है या फिर गरीब रेखा कार्ड के माध्यम से हो जाता है। लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है उसका क्या होगा, जिसके पास ना तो आयुष्मान कार्ड है, ना तो उसके पास गरीब रेखा का कोई कार्ड है, जिसके कारण वो इलाज नहीं करवा पाता। और जिला अस्पताल जो कि हमारे जिले में होते हैं, आज हमारी सरकार जो रेवड़ी बांट रही है, इसके पहले भी जब उन्होंने नई भी बांटी थी तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज अगर किसी को आधी रात को अटैक आता है तो उसके पास जो है मरने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है, क्योंकि आज हमारे जो जिले के अस्पताल होते हैं उस पर इतना अच्छी चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। ना तो उनके पास में ऐसे आईसीयू हैं, ना ऐसे सीसीयू हैं जहां पर उनका इलाज हो सके। आज हम एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल्स की अगर बात करते हैं, जैसे एम्स है, मान लीजिए आप जब वहां पर जाते हैं तो आपको वहां पर बेड नसीब नहीं होता है। वहां पे आपको बेड मिल जाना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिनको बेड नसीब नहीं होते हैं उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। आज ये है मध्यम वर्गीय परिवार का हाल, ये गरीब का भी है जिसे टाइम पर इलाज नहीं मिल पाता है। दोस्तों, अगर आपके पास में कार्ड ही है तो आप क्या कर लेंगे? आप सही जगह तक तो पहुंचे। और आम तौर पर अगर किसी को भी ऐसी कोई दिक्कत या परेशानी होती है, कोई बीमारी होती है, तो पहले वो जिला अस्पताल जाता है, उसके बाद ही वो कहीं जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और हमारे इंसान के हमारे यहाँ का जो वोटर है और हमारे यहाँ का जो इंसान है उसको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करते हैं, आज अगर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं तो वहां पर इतना पैसा लिया जाता है, अगर इंसान बीमारी से बच भी गया तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो बिल है उसको ऐसे ही मार देता है। अगर वो जिंदा भी है तो घुट घुट के उसके मार देता है। साथियों, ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो आपको सरकार से पूछना चाहिए, जैसे मैं पूछ रहा हूं, या फिर आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ये सवाल उन तक जा पाए। सरकार की ऐसी कोई भी पारदर्शी गाइडलाइन नहीं है जो इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लगाम लगा सके। मेरे देश के मतदाता साथियों, राजनीतिक पार्टियों ने सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के अलावा कुछ भी नहीं सोचा है। अगर मध्य प्रदेश की सरकार अगर यही जो 18,888 करोड़ रुपए है स्वास्थ्य के ऊपर खर्च कर दे तो हमारे देश की जनता रोड पर मर रही है, वो आज मरती ना। साथियों, मेरे हिसाब से लाडली बहना को 1,250 रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही तो हमारे किसान को किसान सम्मान निधि देने की कोई जरूरत है। अगर आपको देना ही है तो हमारे किसान को धान का 3,100 रुपए रेट आप दे दीजिए और हमारा किसान जो है उसी को लाडली बहना का पैसा समझ लेगा, क्योंकि आज हर किसी का लगाव कहीं ना कहीं किसान के साथ में है।
आज देश में जहां भी चुनाव है वहां पर बीजेपी लाडली बहना योजना को अपना मॉडल बताने की कोशिश कर रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि रेवड़ी वाला प्लान मॉडल कैसे हो सकता है। साथियों, किसी भी नेता की जीत को जीत तब माना जाता है जब वो नेता अपने काम के दम पर जीतता हो। महाराष्ट्र में हुए चुनाव में कांग्रेस के गठबंधन से जो भी विधायक जीत कर आया होगा, आप देखिएगा उसके क्षेत्र पे जाके या तो उसने अच्छा काम किया होगा या फिर जनता के बीच में उसने समय दिया होगा, जहां पर ना तो महिलाओं को लाडली बहना योजना का असर हुआ, क्योंकि लाडली बहना के चक्कर में अच्छे अच्छे लोग हारे हैं। कुछ लोगों को मेरी बात बुरी भी लग सकती है और कुछ लोग को इतनी अच्छी लगी कि उस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये सच्चाई है और आपको सच्चाई सुनना चाहिए। आज मध्य प्रदेश में आए दिन छात्र आंदोलन कर रहे हैं, कभी पटवारी घोटाला हो जाता है तो कभी नर्सिंग घोटाला हो जाता है, यहां तक कि जितना बच्चों के डायपर लीक नहीं करते हैं उससे कहीं ज्यादा मध्य प्रदेश में पेपर लीक कर जाते हैं। भाई साहब हंसिएगा मत, सच्चाई है। अगर नहीं तो आप सर्च कर लीजिए, आपको मध्य प्रदेश के अंदर कितने घोटाले हुए हैं जो कि हमारे छात्र आज आए दिन आंदोलन करते रहते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मुझे तो लग रहा है कि इसी तरह की रेवड़ी अगर बांटती रही ये पार्टियां तो आने वाले समय में राजनीति में अच्छे लोगों की जगह ही नहीं बचेगी। आप देख लीजिए, क्योंकि रेवड़ी के चक्कर में एकदम ऐसे परिणाम आ रहे हैं कि मतलब पूरा वो जो होते हैं ना, उनके जो ओपिनियंस पोल होते हैं सारे के सारे एकदम धरे के धरे रह जाते हैं भाई साहब। और वो आपने देखा है महाराष्ट्र के चुनाव में। मध्य प्रदेश के कुछ विधायक तो ऐसे भी हैं साथियों, जहां पर मैंने अभी चुनाव के बाद में कुछ लोगों से बात किया, या फिर मैं क्योंकि घूमता रहता हूं मध्य प्रदेश के कोने कोने में जाता रहता हूं मैं, जहां जहां पे लोग मुझे बुलाते हैं, तो मैंने ये देखा है कि कुछ जगह पर जो विधायकों के जीतने की उम्मीद नहीं थी वो विधायक भी जीत के आ गए, सिर्फ और सिर्फ लाडली बहनों के आशीर्वाद से। मतलब सोच सकते हैं आपको मतलब क्या होगा ऐसे में यार, अगर सब ये रेवड़ी चक्कर में लोग जीतेंगे। रक्षाबंधन में एक बात बता दूं मैं आपको, रक्षाबंधन में आशीर्वाद किसी भाई को मिला हो या फिर ना मिला हो, लेकिन बीजेपी वाले भाइयों को बराबर ही आशीर्वाद मिला है, और खास तौर पर उनके बीजेपी मतलब उनके जो सांसद हैं और जो विधायक हैं उनको तो भरपूर मिला है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप मेरे फेसबुक पेज में इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप फॉलो भी कर लीजिएगा। चलिए मिलता हूँ, मैं हूँ आप सभी का यारों का यार देव पवार, अंदाज सबसे निराला, और आप देख रहे थे देव की पाठशाला।